आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। टीएमसी के पूर्व सांसद सुस्मिता देव ने टीएमसी छोड़ दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि टीएमसी क्यों छोड़ी। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने का कुछ ना कुछ तो कारण होता ही है। और आई होप देखिए मैं ये सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ कि मुझे राजनीति करने का और एक जनप्रतिनिधि होने का मौका भविष्य में मिलेगा। सो नेक्स्ट जो स्टेप्स होंगे मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। टीएमसी की तरफ से या ममता बनर्जी की तरफ से आपके पास कोई फोन आया हो या कॉल आया हो कि आपने क्यों रिजाइन दिया? मैं एक सेकंड मैं ममता दीदी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगी और ये तय है, पर ये जरूर है हाँ मैंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ा है। और देखिए मुझे मेरा जो फ्यूचर स्टेप होगा मैं विस्तारित रूप से आप लोगों के साथ प्रेस मीट करेंगे। What prompted me to take this decision, why I took this decision is a very long story, and in politics I don't think everything needs to be revealed. But I feel that I don't want to be in a situation that I'm in two boats or anything like that. That's not the right way to do it, because the family background I have, the upbringing I have never stayed in one party and served another party. कल्याण सांसदों को थी पहले से, तो पहले पार्टी के अंदर लोग क्यों नहीं बताए कि अब नाराज हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं? पहले क्यों नहीं बोला? मुझे तो अजीब लगा कि कल्याण बनर्जी जिनकी बात आप कर रहे हैं मैं नहीं कर रही, उन्हें तो शुकेंदु जी की तारीफ की कि बड़ा अच्छा पदक्षेप लिया। कांग्रेस में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के। देखिए जोजिला सुरंग से कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके निर्माण का काम जून 2027 से जून 2028 तक चलेगा, कुछ बाकी है, और 2028 के आखिर तक सुरंग से ट्रैफिक शुरू होने की उम्मीद है। देश की सुरक्षा की लिहाज से जोजिला सुरंग का काफी बड़ा रणनीतिक महत्व है। 9 जून तक इस सुरंग के निर्माण कार्य के पूरे होने की जो बात की गई थी वो हुई। यह कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में चलने वाले सड़क ऑल वेदर रोड संपर्क स्थापित करने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। 13.15 यानी 13 किलोमीटर से कुछ थोड़ा ज्यादा लंबी यह सुरंग लगभग 11,600 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे के नीचे बनाई जा रही है। यह सुरंग जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के बाल्टल को लद्दाख के कारगिल जिले के मीना मर्ग से जोड़ेगी। पूरा होने पर यह देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सड़क सुरंग बनने की उम्मीद है। यह सुरंग एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है जिसमें अप्रोच रोड और संबंधित बुनियादी ढांचा शामिल है। परियोजना की कुल स्वीकृति लागत 6,808.69 करोड़ रुपए है। दशकों से श्रीनगर करगिल लेह राजमार्ग पर कश्मीर और लद्दाख के बीच जोजिला दर्रा एकमात्र सड़क संपर्क बना हुआ है। हर सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह दर्रा लगभग 5 से 6 महीने तक बंद रहता है। बंद के कारण लद्दाख कश्मीर घाटी से कट जाता है और यात्रियों, माल, ईंधन, दवाओं और आवश्यक आपूर्ति की आवाजाही बाधित होती है। इससे पर्यटन, व्यवहार और स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच भी प्रभावित होती है। इस वर्ष फिर से इस मार्ग के खतरों को उजागर किया गया जब दर्रे के पास हिमस्खलन में 7 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल भी हुए थे। एक बार चालू हो जाने पर यह सुरंग वाहनों को बर्फ से ढके और हिमस्खलन प्रवण दर्रे को बाईपास करने की सुविधा प्रदान करेगी। बहुत ही बेहतर। इससे श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच साल भर संपर्क सुनिश्चित होगा। अधिकारियों का अनुमान है कि जोजिला खंड से यात्रा, जिसमें वर्तमान में मौसम और सड़क की स्थिति के आधार पर कई घंटे लगते हैं, घटकर लगभग 15 मिनट रह जाएगा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा है कि आज भारत के लोग आर्थिक हालात, नौकरियों के भविष्य,
भारतीय मुद्रा की स्थिति, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की हालात और चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर बहुत चिंतित है। कांग्रेस से लगातार यही राग अलाप रहे और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जानते हैं कि भारतीयों के लिए चिंता की बात है ये सब जो सारी बातें हैं। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोगों का ध्यान भटकाते हैं, असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। देश को आगे ले जाने के बजाय वे हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं। The people of India are extremely worried about the economic situation, the future of jobs, the state of the Indian currency, the state of Indian manufacturing, the rise of China. This is what people of India are worrying about. More and more Indians, whether young or old, whether poor or wealthy, are leaving India for a better future. This is the current mindset of India, which the BJP or the Prime Minister are simply choosing to ignore. They rather distract the people of India, divert from the real issues, because they do not have the intention or the foresight to lead India into a better future. If you ask them, they will say there is no problem. For them, 100 rupees is just a number. For them, we are doing very well in manufacturing. For them, we are one of the fastest growing economies. You go to a small town, you go to a small village. Does it feel like as if we are the fastest growing economy? Does it feel like it? So, today, instead of leading the country, they are weakening democracy, attacking the opposition parties. Look at what they are doing in Madhya Pradesh. Even in Assam and in many states, many complaints are given to returning officers against BJP candidates, against details that they are not mentioned in the election affidavit. Even in Assam, we have given complaint against BJP candidate. How come returning officers, if you scan their actions that returning officers have taken in the past 1 year, you will see that whenever it is a Congress candidate or opposition candidate and a complaint has been given by the BJP, action has been taken. And when the Congress is giving a complaint, no action is taken. You compare then and then what does that show? Just make a study. How many complaints in Assam did we give to the returning officer? And in how many of opposition's complaints, how many genuine complaints, the returning officer has taken no role. So instead of strengthening democracy, strengthening Indian values, strengthening Indian rupee, strengthening Indian the manufacturing, business, education sector, the Prime Minister is busy taking reels with toffees. So what is the reef of the TMC? There is a speculation that the TMC will march the Congress. There was an India Alliance Party. I think many issues and important issues were discussed in the India Alliance Party, and we will see how the party leadership of various parties go forward in order to preserve the. मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने कहा है कि चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी है, हम यह लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें अभी भी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। हमारी बात सुनी है और मनु संघवी जी ने हमें ब्रीफ किया। बड़ी बात है, आपने बात रखी, आपको लगता है, उम्मीद है जो बात आप कह रही है वो बात। देखिए, हमारा आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने क्या कहा आप लोग? चुनाव आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम वेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हम हमारी लड़ाई में हैं। हमारा आज कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब भी कोई न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी हो। कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है क्या? हमारे तरफ से हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू।
केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर कहा है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में आज का दिन बहुत विशेष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है। हाँ, उन्होंने कहा है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें, इसी तरह भारत का नेतृत्व करते रहें और देश को विकसित भारत बनाने की राह पर आगे ले जाएं। प्रधानमंत्री 12 साल के पहले प्रधानमंत्री है, क्या बोलेंगे? देखिए, आज भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में एक विशेष दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सबसे लंबा समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड पूरा किया। 4399 दिनों का ये रिकॉर्ड उन्होंने पूरा किया। आज हम इसलिए माँ के पास आए हैं, माँ काली के पास आए हैं। हम माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे भी स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और भारत को ऐसे ही लीड करे और भारत को विकसित भारत बनाने की राह पर लेके चले। जहानाबाद के मोदनगंज प्रखंड के साइस्ताबाद गांव में पिछले करीब 2 महीने से नाले का पानी मुख्य सड़क पर बह रहा है। तस्वीरें देखिए आप, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी व्याप्त है। सड़क पर लगातार गंदा पानी बहने के कारण जल जमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस सड़क पर नाले का पानी बह रहा है वही गांव के मंदिर तक पहुंचने का मुख्य मार्ग भी है। ऐसे में लोगों को मजबूरी में गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इससे संक्रमण और विभिन्न बीमारियों के फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। कौन से गांव की समस्या? साइस्ताबाद के गांव की समस्या है। अच्छा। और हम मुखिया प्रतिनिधि हुए। क्या नाम हुआ? विजय चौधरी। और हमने ग्रामीण कार्य विभाग के जेई साहब को हमने बुलाए थे। बुला करके जगह को हमने दिखलाया जो पानी भरा। अभी जब गर्मी के मौसम में इतना पानी है तो बरसात में क्या होगा, ये तो जवाब देखे सब गाँव वाले जनता ही समझ थी, इस पर भोगेंगे। हमने मिलके ही साफ करें। हमने जेई साहब को बुलाए, उसके बाद दिखलाए, बोले कि आपका विभाग से बना हुआ है, ग्रामीण कार्य विभाग से बना हुआ है, ये आपको देख रेख अभी आप ही को करना है। तो बोले कि हमने आगे जाकर हमने एसडीओ से बात करेंगे। वो ठीक है, बात करके इसको सुझाव को सॉल्व कीजिए। तो उसके बाद हमने फिर आज भी बात की एसडीओ साहब से, जेई साहब से। तो उसके बाद बोलते हैं कि आपको जहाँ जाना है जहाँ जाइए, ये हमसे ही नहीं काम होगा। कौन ये बात बोल रहे हैं? ये जेई साहब, आर्यो का नाम तो खैर उनको नहीं बता सकते अभी, नाम हमारा पापा है। ये ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग के जेई हैं। जी। क्या कह रहे हो? बोल रहे हैं कि आप अपने इसको कवारिए, पब्लिक मिलके इसको ढक्कन कवारिए, आप साफ कीजिए। अच्छा। मतलब गांव के लोगों को कह रहे हैं कि गांव के लोग ही इसका निदान करते हैं। हाँ, गांव के लोग निदान कर सकते हैं। विभाग से इसकी कोई नहीं, विभाग से मतलब हमने कहे कि अभी इसका अभी देख रेख आपका करना है। 1.5 साल हुआ इसका बनना हुआ, इसमें आपका खेत में पानी जा रहा है, रोड पर पानी, रोड आपका नया बना है, नाली भी नया बना है। तो उनके द्वारा मतलब किस बात को लेकर के इस तरीके की बात कही जा रही है, क्या वो मतलब कहना चाह रहे थे? हम तो उनको बुलाए, फोन से बुला कर जगह को दिखलाए। अब उनको क्या मन में है तो वो बता सकते हैं। तो आप आगे की क्या है जो हम आगे हमने जनता की मांग, जनता तो हम ही को कहेंगे ना। हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं तो जनता तो हमारे पकड़ेंगे। हमने कहा कि ठीक है, हम इसको हम आगे विभाग को बोलते हैं। इसलिए हमारा विभाग कैसे नहीं बना, यदि हमारा विभाग से बना हुआ रहता तो हम खुद कार्य करा लेते हैं, लेकिन हमारा विभाग से नहीं बना हुआ, इसलिए हम नहीं कार्य करा सकते हैं। और हमने अगर जो विभाग से बना उसको हम इंफॉर्मेशन किए, लेकिन वो इग्नोर कर दिया। अब आगे की क्या प्रक्रिया? आगे प्रक्रिया कि हमने डीएम मैडम के पास हमने एक आवेदन देंगे इस नाला के लिए, और जो मैडम जो अपना सुझाव करेंगे। ग्रामीण लोग भी आप लोग समस्या है कि महादेव स्थान पूजा करने जाते हैं, जो नली में हेल के जाते हैं, पूरा भर घुट्टी पानी में हेल के जाते हैं, नाली के पानी में, पैखाना के पानी में जाते हैं। अच्छा, मुखिया से, पंचायत समिति से हम बात किए तो कहते हैं कि अपने खुद साफ करो। और जितना दूर दूर ढलैया किए हैं, जितना दूर दूर कि साफ नहीं हमसे हो सकता है। और ये लोग भी बार बार जा रहे हैं, थक गए जाते जाते, और सारा खेत में पानी जा रहा है। महादेव स्थान पैखाना में हेल के जाके पूजा करते हैं। वही सरिस्ताबाद का गांव का नियम है।
क्या सफाई कर्मी नहीं है गांव में? सफाई कर्मी है, जो करते तभी दशा होता है, करवे नहीं होबे नहीं करता है। कहाँ रहता है, कहाँ क्या करता है? क्या सफाई कर्मी रोज नहीं आते हैं? नहीं, रोज नहीं आता है। रोज आता तो इतना चिमकिया कचड़ा रहता, नाली में गिरा बिकता सब है। यदि सफाई सही सलामत करे हो लेता था। नाली का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था? नाली के निर्माण तो साल भर पहले हुआ है। नाली बनेबे नहीं किया बढ़िया से। नाली एकदम जो बना हुआ था उसको तोड़ के और ये डुप्लीकेट नाली बना के चला गया। हम लोग रोके तो रुकवा नहीं किया हम लोग से, और प्रशासन कहा कि हम बुला लेंगे, नहीं तोड़ने देगा, बनावे देगा था। नाली बनाने के क्रम में नाली की उड़ाई की गई थी, नाली सफाई हुई थी। नाली सफाई होगा कैसे? इतना दूर दूर है तो कैसे उसको हम करें? मेरा सवाल ये है कि जैसे नाला जब बन रहा था तो उस समय में पुराना नाला की सफाई वगैरह हुई थी, कैसे हुआ था निर्माण? तोड़ दिया था, तोड़ के अलग करके बनाया है, और पतला बनाया है। और इतना बड़ा गांव के पानी में जाता है तब कैसे जाएगा? और ढाल दिया है, जो खाली उतार वाला फट्टी देके उसको गुद्दी वाला से, और सारा गिर के ओकरा में सब फसल है, जहाँ के तहाँ सब कोची अंदर फसल है, टूटल है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मिथिलेश यादव। कौन सा गाँव? शाइस्ताबाद। शाइस्ताबाद पंचायत में हम शाइस्ताबाद पंचायत का मुख्य निवासी हैं। इसमें समस्याएं तो अनेक बहुत सारे रहते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख समस्या अभी चल रही है स्वच्छता का। पहला बात कि स्वच्छता जो यहाँ कर्मी 4 या 6 बहाल किए गए हैं, नियमित आते नहीं हैं। 15 दिन 20 दिन पर एक दिन आता है और उसके बाद वे अपना घरे दंड मारते हैं। तो दूसरी बात यह है कि एक नाला जो है एक करीब 1.5 साल पहले बना है। उस नाला से पूरे गांव के पानी करीब निकल जाते हैं, लेकिन वो नाला इस प्रकार से जाम हो गया है कि अब ना आगे पानी जाता है, न पीछे सारा का सारा खेत में रिस रहा है। पानी रिस के जा रहा है। हम लोग ये भी चाहे कि थोड़ा सा कुछ साफ सुफ करें, लेकिन 20-20 30-30 फीट के का को दे दिया गया स्लैब, वो संभव नहीं है हम लोग से। ये समस्या है। तो सबसे बड़ी समस्या ये रोड पर पानी निकल रहा है। बगल में जैसे शिव मंदिर है, वहाँ जब मंदिर में जाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। मुखिया जी से बात हुई? मुखिया जी से बात हुई तो मुखिया जी बोले कि हमने जेई से बात किया है। तो जेई साहब कहते हैं कि बोले हमने जो काम कर दिया सो कर दिया, आगे अब हमारी प्रक्रिया नहीं है। मुखिया जी तो हमसे यही बात बोले। तो हमने कहा कि ये काम कीजिए, तो उनसे आगे वाले पदाधिकारी के पास चला जाए। तो मुखिया जी बोले कि हम डीएम साहब को अब आवेदन देंगे और उसके बाद जैसा होगा आप लोग को हम सूचना देंगे। हम लोग भी कहा कि ये काम कीजिए, हम लोग डीएम ऑफिस चलते हैं। तो मुखिया जी कहें कि पहले हम आवेदन देते हैं, क्या होता है नहीं होता, उसके बाद हम आपको सूचना देंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा कमलेश प्रसाद नाम हुआ। कौन सा गाँव? शाइस्ताबाद। बिहार की जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभुकों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बुधवार को राज्य भर में पेंशन राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग वर्गों के सम्मानजनक जीवन और आर्थिक सुधार के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं जरूरतमंद लोगों के जीवन में सहारा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लाभुकों को समय पर सहायता राशि उनके बैंक खातों तक पहुंचे। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि सरकार की इस पहल से हजारों लाभुकों को सीधे लाभ मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर जिला और प्रखंड स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई थी। आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जितनी भी हमारी वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं और विधवा बहनें हैं, उन सभी की पेंशन की जो राशि है 1100 रुपये महीने, वो हस्तांतरण किया गया है डीबीटी के माध्यम से। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि प्रत्येक माह 10 तारीख को सभी लोगों को पेंशन उनके खाते में चली जाए। इसके लिए हम लोग बड़े पैमाने पर जो हमारा लाइफ सर्टिफिकेशन का जीवन प्रमाणीकरण का कार्य है वो भी किया जा रहा है और जिन भी लोगों के खाते में कोई समस्या है वो भी रेगुलर बेसिस पर ठीक करवाया जाता है।
और यही मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगी कि यदि किसी के पेंशन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कृपया कार्यालय में संपर्क करके या हमारे जो अनुमंडल का कंट्रोल रूम है उस पर शिकायत दर्ज करा करके इसका निस्तारण करवाया जा सकता है। यहाँ पर जो है कुछ लोगों से बात की क्या है, उन्होंने कुछ जानकारी देना जी, कुछ लोगों का जो है पेंशन नया बनना है, जो विधवा में है वो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के आए हैं, उनका करवा दिया जाएगा कार्य। और कुछ लोगों का जीवन प्रमाणीकरण पेंडिंग होने के कारण पेंशन अभी स्टॉप है, तो उसको भी आज हम लोग सभी को निस्तारण करवा करके तभी उनको भेजेंगे। जी, थैंक यू। नीरज कुमार ने कहा है कि सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाया है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस दौरान कई बातें कही हैं, आप भी सुनिए। नौकरी के नाम पर आर्थिक धंधा करता था। विशेष निगरानी इकाई ने गिरफ्तार किया है। मुमुक्ष चौधरी नाम मुमुक्ष है, इनको पैसा लेने से मोक्ष मिलता था। भ्रष्ट पदाधिकारी उमेश कुमार सिंह कार्यपालक अभियंता, तारिणी दास दलित जीवन की चुनौती से जूझे और दलित के नाम पर अपना सम्मान बढ़ाने वाला, घर से 8.5 करोड़ रुपया बरामद होता है, अवधि विस्तार होता है। ये गुनाहगार लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हम अनुरोध करेंगे कि बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति आपने अपनाया है। माननीय नीतीश कुमार जी ने वह रोड मैप बनाया है। इन भ्रष्टाचारियों का संपत्ति तो जब्त हुई, शिलालेख पर लिखा जाना चाहिए किस कारण से इसका संपत्ति जब्त हुआ। और वहां पर तारनी दास के जमीन पर वहां दलित का छात्रावास खुले, तब इन आर्थिक महापापियों का चेहरा उजागर होगा। उमेश कुमार सिंह इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे, हम 10 रुपया महीना में इंजीनियर बना रहे हैं। इसकी संपत्ति पर इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चों का छात्रावास बनाइए। मुमुक्ष चौधरी, इनका गया में फल्गु के नदी पर इनका संपत्ति बेच करके वहां संपत्ति खरीदिए, सरकार संपत्ति खरीदे और वहीं धर्मशाला बना लीजिए पिंडदान करने वालों का, तब नाम के अनुरूप इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। और जितना जल्द हो न्यायपालिका से भी अनुरोध करना चाहिए कि सारी सक्षम प्रक्रिया पूरी करके इस पर मुकम्मल कार्रवाई हो। ये गुनाहगार लोग हैं, ये आर्थिक क्षेत्र में जो पाप किया है यह बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन का दानव है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई अविलंब पूरी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के शासन को लेकर मोतिहारी के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं स्कूली छात्राओं के द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में ऑडियो वीडियो भी जारी किया गया। वहीं कॉलेज के छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए सुशासन, विश्व में भारत का डंका जो बज रहा है, निर्यात में भारतीय उत्पादों की लगातार डिमांड पर विशेष रूप से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मोतिहारी के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं बीजेपी के युवा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत का मान बढ़ाया। उन्होंने कहा है भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, भारत आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले व्यक्ति हैं जो निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। वैसे स्थिति में लोगों में काफी उत्साह है। 12 वर्ष पूर्ण होने पर सबका साथ सबका विकास के साथ हमारी सरकार ने जनता की सेवा के साथ जन कल्याण जन विश्वास के साथ इस सरकार ने 12 वर्ष पूर्ण किए। साथ ही आज एक विशेष इनोर भी हमारे प्रधानमंत्री जी को लगातार 12 वर्षों तक सबसे अधिक इस देश के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित रहे हैं। वो भी आज एक रिकॉर्ड बना है जो पहले कांग्रेस के पास था। इसके लिए मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ। आज इस अवसर पर हमारे कॉलेज में करीब 400-500 छात्राओं के साथ मोदी जी का वीडियो चलाया गया और मोदी जी के विकास कार्य को बताया गया, उनकी योजनाओं में बताया गया किस प्रकार मोदी जी लगातार इस पिछले 12 वर्षों में देश की सेवा में लगे हुए हैं। आप उद्योग क्षेत्र को देखिए, आज भय मुक्त वातावरण है जहाँ जहाँ भाजपा की हमारी सरकार है।
आज विदेश में जो भी हमारे सरकार के द्वारा एग्रीमेंट किया जाता है उसका लाभ हमारे उद्योगपतियों को मिलता है, चाहे सन फार्मा हो, चाहे अडानी हो, अंबानी हो। आज विदेशों में हम अधिग्रहण कर रहे हैं, किसकी देन है? मोदी सरकार की देन है। आप 100 निर्मित शस्त्रों को देखिए, आज हम सर्जिकल स्ट्राइक अपने शस्त्रों से जीते हैं। हमारे देश में निर्मित शस्त्र थे, चाहे जो भी आप पाकिस्तान का भी ऑपरेशन सिंदूर में हमने हराया 7 दिनों के अंदर, ब्रह्मोस्त्र हो, चाहे अत्याधुनिक तोपें हो। आज जो 2013-14 तक हमारे देश से 600 करोड़ रुपया का हमारा शस्त्र सऊदी से आयात विदेश जाता था, आज ये निर्यात 38,000 करोड़ रुपया तक आ गया है। 60 गुना है। किसकी देन है? मोदी सरकार की देन है। आज सरकार की सूर्य योजना को देखिए, आप सूर्य प्लेट लगाते हैं तो आपकी बिजली फ्री हो जाएगी। आप अनाज योजना सरकार को देखिए, सरकार की हर योजना हमारे देश के हर नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए है। अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचे, सरकार इस पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं मोदी जी के साथ साथ योगी जी को भी, अमित शाह जी एवं योगी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम तीनों आदमी की जोड़ी मिलकर इस देश को लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। और हमारे जिले में भी इसका लाभ मिल रहा है। मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लगातार हमारे जिले के लोगों को भी मिल रहा है। इसके लिए मैं सभी भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा सरकार को, नीतियों को धन्यवाद देता हूँ। पूर्व टीएमसी नेता सुष्मिता देव के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जहां अवसर मिलता है ये लोग वही दौड़ते हैं। किसी एक बड़े कांग्रेस नेता की बेटी होने के चलते हर जगह जान पहचान थी, उसका इस्तेमाल करते हुए कभी कांग्रेस पार्टी, कभी टीएमसी और अब टीएमसी से बीजेपी। इन अवसरवादियों पर क्या कहना है? उन्होंने कहा कि ये कहीं भी जा सकते हैं। अरे ये सारे जो नाम आप जिक्र रहे हैं तो पहले से ही जहां अवसर मिलते हैं वहां दौड़ते हैं। किसी एक बड़े कांग्रेस नेता की बेटी होने के चलते हर जगह जान पहचान तो थी और बस उसको इस्तेमाल करते हुए कभी कांग्रेस पार्टी की एमपी, कांग्रेस पार्टी की महिला प्रधान, राष्ट्रीय महिला प्रधान, कभी टीएमसी, अभी टीएमसी से बीजेपी। तो ये अवसरवादियों के बारे में क्या कहें? मैं कहीं भी जा सकते। लेकिन सर अरे ये सारे जो नाम आप जिक्र रहे हैं तो पहले से ही जहां अवसर मिलते हैं वहां दौड़ते हैं। किसी एक बड़े कांग्रेस नेता की बेटी होने के चलते हर जगह जान पहचान तो थी और बस। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।